सर आई हैव वन क्वेश्चन। अभी जैसे कहा जा रहा है 2024 शनि का साल है, इसके किस तरह से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जिनकी कहा जाता है राशि पे अभी शनि का इम्पैक्ट ज़्यादा है, किस तरह का ये साल उन लोगों के लिए रह सकता है और इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं इस साल के? You can imagine the management, Yes. the extremeness of the economy. Yes. तो मैनेजमेंट कितना अच्छा हो। वी यूज्ड टू रीड दैट कि मैनेजमेंट गुरु था रावण उस टाइम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वृश्चिक राशि है उनकी पत्रिका में, वृश्चिक राशि पे इस वक्त शनि का अढ़ैया चल रहा। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। जो सीटें आनी थी अधिक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आई। कौन सा प्लैनेट कहाँ है, किस प्लैनेट की दृष्टि किस प्लैनेट पे पड़ रही है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाज बहुत ऊपर उड़ रहा है तो पानी नहीं आएगा। चिड़ियाँ आसमान में दिख रही हैं, पक्षी आसमान में दिख रहे हैं तो पानी नहीं आएगा। क्या भाग्य को बदला जा सकता है या सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ डिसाइडेड होता है? आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां हम सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी पे ही भरोसा रखते हैं, वहां हमारे पास ऐसे कई क्वेश्चंस, कई सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें वहां से भी नहीं मिल पाते। और ऐसे सवालों के जवाब कई बार हमें मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। बट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मिथ और साइंस। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के गेस्ट पंडित मनीष शर्मा के साथ। पंडित मनीष शर्मा हैज़ डन PhD in एस्ट्रोलॉजी, MBA in Marketing, LLB Honors, and he is also the proud member of Indian Astrology and Occult Science. नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर आप मुझे बताएं ये एस्ट्रोलॉजी की यात्रा कैसे शुरू हुई और क्या किनका मार्गदर्शन रहा इस रास्ते पर आगे चलने के लिए? देखिए, हमारी फैमिली में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या लगभग 11-12 पीढ़ियों से चली आ रही। तो ये जो नॉलेज है मेरे को बचपन से मेरे पिताजी से मैंने ग्रहण करना शुरू किया एंड स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सीखना बाकी है। मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजी में मेरे गुरु हैं और अभी भी मुझे वो सिखाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान केवल कैलकुलेशन नहीं है जी। आप हॉरोस्कोप कोई से भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं जी। लेकिन जो उसके लिए प्रेडिक्शंस आपके करेक्ट हों उसके लिए आपको साधना, एक बैलेंस लाइफ आपको जीना ज़रूरी होता है। तो मेरी जो ये यात्रा है, जब मैं लगभग 5 साल का था तब से, इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में? वाओ। तब से प्रारंभ हुई और अभी तक भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ती जा रही। मतलब बिकॉज ऑफ पापा आपने इसमें कदम रखा और आप 5 साल से ये चीज़ मतलब लर्न कर रहे थे? लर्न भी कर रहे थे। इनफैक्ट इसको लर्न नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्बाइब करना। हाँ। क्योंकि बचपन से आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आई एम अ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्टिज्म ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैम आपकी हॉरोस्कोप देके मेरे को आपके डैडी या मम्मी के बारे में बताना है एंड दैट टू 20 में से 19 अगर करेक्ट बताया है मैंने तो आई विल बी अ मेंबर। तो बहुत सारी चीज़ें एम्बाइब भी करना है, पूजा भी करना है एंड देन ग्रेजुअली यू टेंड टू नो। बिकॉज what happens is, I'll tell you a simple thing. जी। What happens is, if you are playing chess, आप चेस खेल रहे हो, चेस में 16 मोहरें आपके पास हैं, 16 मोहरें मेरे पास, प्लस देर आर 64 स्क्वायर्स, 64 खाने होते हैं चेस में। एस्ट्रोलॉजी में केवल 12 खाने होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। हाँ। कौन सा प्लैनेट कहाँ है, किस प्लैनेट की दृष्टि किस प्लैनेट पे पड़ रही है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको बहुत अच्छा चेस खेलना नहीं आएगा तो आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं आ सकता।
तो जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करती है मैम, तो यू हैव टू एम्बाइब सो मेनी थिंग्स। आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जैसे जो हिंदुस्तान का ज्योतिष है, जो भारतीय ज्योतिष है और लाल किताब है, उस दोनों में अप्रोचेस में डिफरेंस है। हाँ। देन वारामहिर जो हैं बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी के गुरु रहे हैं, ऋषि रहे हैं, उनके प्रेडिक्ट करने का तरीका और जेमिनी जो ऋषि रहे हैं, एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, उनके प्रेडिक्ट करने का तरीका अलग होता है। फिर देन दशाएं होती हैं, जैसे विंशोत्तरी दशा 120 इयर्स की होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 120 इयर्स ह्यूमन का लाइफ स्पैन नहीं होता। कुछ लोग दूसरी दशा को मानते हैं जो 72 इयर्स की होती है, योगिनी दशा होती है। तो यू हैव टू लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू बिकम अ कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है? देखिए, इसके पीछे कोई साइंस है? एस्ट्रोलॉजी इज फुल साइंस। हाँ। एक इंग्लिश में वर्ड है लुनाटिक। लुनाटिक क्या? लुनाटिक इज somebody, lunar is moon, and tick is suppose you hit someone. अब जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन समुद्र में हाई टाइड आती है। अपने ह्यूमंस के शरीर में नमक और पानी का जो अनुपात है, वो समुद्र के पानी के अनुपात के बराबर है। मतलब जितना समुद्र के पानी में नमक है, उतना ही मनुष्य के पानी में, शरीर में पानी और नमक का अनुपात। अब पूर्णिमा के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पागल होते हैं। अच्छा। दैट इज द वर्ड लुनाटिक। पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा आदमी को क्रोध आता है। पूर्णिमा के दिन 90% लोगों के यहाँ पे झगड़े होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है। पृथ्वी की डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन पानी की डेंसिटी कम है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन मनुष्य के शरीर में ऊर्जा अतिरिक्त होती है, तो ज़्यादा क्रोध आता है, ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़्यादा हिंसक घटनाएं होती हैं। और अमावस्या के दिन जब चांद नहीं होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा लोग पागल खाने से बाहर आते हैं। उस दिन आम आदमी, आपके जैसा, मेरे जैसा आदमी, नॉर्मल आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में होता है या थोड़ा शांत होता है। तो जब चांद का इतना असर होता है मनुष्य के शरीर पे, वैसे ही सूर्य को, क्योंकि अगर आप एक पेड़ को काट देंगे तो उसमें एनुअल रिंग्स निकलती, जिससे पता पड़ता है कि उस पेड़ की उम्र कितनी है। लेकिन हर 11th रिंग थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि हर 11th ईयर पे हाइड्रोजन हीलियम का जो साइकिल होता है सन पे, वो थोड़ा तेज हो जाता है, लिहाजा पूरी दुनिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए पेड़ों को गर्मी से बचने के लिए छाल को मोटी बनाना पड़ता है, इसलिए वो रिंग बड़ी बन जाती है। तो सिमिलरली जब सूर्य इतनी दूर से पेड़ों को प्रभावित कर सकता है, तो मनुष्य को कितना अधिक करता हो। उदाहरण के लिए, जैसे मैं फौज के में रहता हूँ, महू में रहता हूँ, वहाँ पे फौज का बड़ा एनवायरनमेंट है। जितने बड़े मेजर, जनरल, कर्नल, जिन लोगों का फौज में बड़ा नाम होता है, उन लोगों की पत्रिका में मंगल बहुत अच्छा होता है। अच्छा। जिन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जाना होता है या जो बड़े कलाकार होते हैं, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। जो टीचर्स होते हैं, वकील होते हैं, जो दिमाग का और बोलने का काम करते हैं, उन लोगों का जुपिटर ग्रह, गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। जो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, उन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है।
जो गवर्नमेंट जॉब में आईएएस आईपीएस बनते हैं उन लोगों का सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो हर प्लैनेट का मनुष्य के ऊपर एक प्रभाव होता है। मतलब हमारे जीवन में जो एक ग्रह हैं इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होता है। Yes, scientifically also, and the scientific study of planets, the effect of planets on human body is known as astrology. एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। अभी जैसे कहा जा रहा है 2024 शनि का साल है, शनि का साल चल रहा है, तो इसके किस तरह से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जिनकी कहा जाता है राशि पे अभी शनि का इम्पैक्ट ज़्यादा है, किस तरह का ये साल उन लोगों के लिए रह सकता है और इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं इस साल के? देखिए, when we talk about 2024, या that is equal to 8. हाँ 8 का अंक जो होता है वो शनि का अंक होता है। जी शनि जो होता है वो न्याय का देवता होता है और सूर्य पुत्र होता है। तो शनि का जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब शनि के लिए आम तौर से एक धारणा होती है कि जिन लोगों की राशियों पे 7.5 हाँ या ढैया चल रहा हो उन लोगों को शनि जो है इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वृश्चिक राशि है उनकी पत्रिका में, वृश्चिक राशि पे इस वक्त शनि का अढ़ैया चल रहा है। दैट इज़ नॉट फेवरेबल। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जो सीटें आनी थी अधिक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो कम नहीं आई। तो शनि जो होता है हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है। हाँ अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरा ध्यान कहीं और होगा तो फिर आप मेरे को कहेंगे कि सर आप बाद में आना, फिर कभी अपन इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी यू आर नॉट हियर, आपका दिमाग कहीं स्टेट और ऑफ माइंड नहीं, उस स्टेट ऑफ माइंड में हम नहीं हैं। अब मैं मंत्र तो शनि का पाठ तो कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मेरा ध्यान ये है कि मेरे को कल कॉलेज में ये क्लास लेना है, मेरे को ये पढ़ाना है, ये करना है, तो मेरा उस पूजा का मेरे ऊपर असर नहीं होगा और मैं अचानक फिर ये बोलने लग जाऊंगा कि पूजा से कुछ नहीं होता। हाँ इसलिए एक पूजा होती है कर्म की। हाँ कर्म की पूजा कैसे? जैसे शनि है, शनि सूर्य पुत्र कहलाता है, हाँ जी सूर्य का पुत्र होता है शनि। अब अगर आपकी पत्रिका में शनि आपको कष्ट दे रहा है तो आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देने लग जाएं या सूर्य को जल अर्पित करने लग जाएं। सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते, फिजिकली फिट रहना है तो सूर्य नमस्कार करें एटलीस्ट 11 टाइम्स, तो आप फिजिकली फिट भी रहेंगे और शनि का असर भी कम होगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कोमल जी, दे ट्राई टू डू कॉम्प्लेक्स पूजा, हाँ कठिन पूजा करने का प्रयास करते और उसमें कई मिस्टेक्स भी कर देते हैं और हैं। उसमें मिस्टेक्स करते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं हाँ लेकिन हवन नहीं करते, हाँ तो उससे लाभ की जगह नुकसान होता है। नुकसान हो जाता है। तो सिंपल पूजा, शनि अगर आपको कष्ट दे रहा है, सूर्य को जल दें या सूर्य को सूर्य नमस्कार करें, इसके लिए पंडित हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के वृक्ष में पानी डालें, क्योंकि हर आदमी के देखिए 27 नक्षत्र होते हैं। अब 27 नक्षत्रों में अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग मनुष्य पैदा होते हैं। तो सनातन धर्म में या ज्योतिष में प्रारंभ से कहा गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र के नाम का पेड़ लगाइए अपने बर्थडे के दिन। अच्छा एक तो एनवायरनमेंट भी ठीक होगा प्लस आपके ग्रहों की शांति होगी। तो शनि के लिए पीपल की पूजा की जाती है, शमी का वृक्ष लगाया जाता है शनि के लिए। शनि के लिए।
और आपने जैसे बात की अभी कि हमें सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, जी। तो इसकी कई हम लोग अगर गूगल पे देखते हैं या सर्च करते हैं तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग प्रयोग बताए जाते हैं। तो इसको करने का सही तरीका क्या है, और ऐसा है कि आपको पूजा के बाद ही करना है या आपको 12 बजे के पहले करना है या नहा के करना है, इसका कोई अगर आप कुछ बता सकते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं वो गृहस्थ लोग हैं। 12 बजे के पहले भी अगर आप नहा के तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेके सूर्य को अर्पित करें, वो ही पर्याप्त है। या फिर सूर्य को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र में तत्सवितु, तत्सविता का मतलब, सविता का मतलब सूर्य होता है। तो या तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। अब कई मर्तबा ये होता है, लोग पूछते हैं कि सर हमारे घर के सामने सूरज नहीं दिखता। सूरज नहीं दिखता, तो आप दीवार है तो भी उसके सामने भी सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है इसमें कि सर पैरों में छींटे आते हैं। कायदे से नदी में खड़े होके जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं अंजुली से, अपने हाथों की अंजुली बना के, तो भी तो आपका आधा भाग पानी में ही ही है, वो आपके पैरों में वापस तो आ ही रहा है। पैरों में भी अगर आता है, क्योंकि पानी जब पृथ्वी को स्पर्श करता है तो उसकी इम्पोर्टेंस समाप्त हो जाती है, तो आपके पैरों में छींटे आ भी जाते हैं तो भी कोई तो कोई प्रॉब्लम हार्म नहीं नहीं। है। थर्डली, सूर्य में जो अल्ट्रावायलेट रेस या विब्जियोर अपन बोलते हैं, 7 रेस होती है। एक अतिरिक्त होती है जो दिखती नहीं है, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रावायलेट, और एक होती है इंफ्रारेड जो दिखती नहीं है, दैट इज़ अगेन अ रे। तो कुल मिला के विब्जियोर में 7 कलर्स नहीं 9 कलर्स होते हैं। तो जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और उस धारा के बीच में से सूर्य को देखते हैं तो आपकी आईसाइट भी ठीक होती है, आपका हार्ट भी अच्छे से फंक्शन करता है, एंड यू गेट अ पॉजिटिविटी। बट ये क्या कहा जाता है कि आप सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, आप या तो आंखें नीची कर। आप जल की धारा में से जो जल निकल रहा है उस धारा में से आपको सूर्य को देखना है, तो दैट इज़ द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे सूर्य को जल अर्पित। इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और है। कई लोग बोलते हैं सूरज को जल चढ़ाते वक्त कमल का फूल उसमें डाल दें या चावल डाल दें अक्षत के साथ, कुमकुम हल्दी के साथ। अलग अलग रेमेडीज़ बताई जाती है, गूगल पे अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ है या फिर हम सिर्फ सादा पानी आपने कहा है उससे कर दें तो हो जाता है? देखिए, अगर अपन सादा पानी भी सूर्य को अर्पित करते हैं तो भी पर्याप्त है। लाल वस्तु या लाल फूल डाल के सूर्य को जल अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सफ़ेद वस्तु या चावल के दाने या सफ़ेद फूल डाल के सूर्य को जल अर्पित करने से आदमी की हेल्थ अच्छी होती है, उसको तंत्र विद्या का, नेगेटिव एनर्जीज़ का असर समाप्त होता है। और पीली वस्तु डाल के, जैसे हल्दी या पीला फूल डाल के सूर्य को जल चढ़ाने से आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है। अब ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं डाली जाती, ये तीनों चीज़ें एक साथ डाली जाती है साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रकट नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। उस वक़्त जो है आप ये तीनों चीज़ें डाल के पानी में, सफ़ेद फूल, लाल फूल और पीला फूल, अथवा ये अवेलेबल नहीं है तो कंकु, चावल और हल्दी, तीनों वस्तुओं को डाल के और फिर आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ओके, आई थिंक इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सब ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बट बहुत सारे इसके अलग अलग हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं और आप फ्यूचर 1, 2, 3 में भी काफ़ी बार आए हुए हैं, उसके एपिसोड्स मैंने देखे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे था, आपको रावण भक्त के नाम से भी जाना जाता है, आप यू आर अर्डेंट फैन ऑफ रावण, और आप कई बार रावण संहिता का भी जिक्र करते हैं अपने वीडियोस में। तो ये क्या है? हम रावण को, मतलब कई लोग रावण को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा अपना। देखिए, रावण संहिता को जानने के पहले
हमें रावण को जानना होगा। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन रावण शिव भक्त था और ब्राह्मण था। रावण जो था वो इतना बड़ा शिव भक्त था। स्वाहा जो बोलते हैं कोमल जी, मंत्र के बाद स्वाहा जब अपन अग्नि में आहुति डालते हैं तो अपन स्वाहा इसलिए बोलते हैं, स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम होता है। तो अगर आपने कोई मंत्र किया है, आप हवन करने बैठे हैं और आपने आहुति डाली, तो आपको स्वाहा बोलना पड़ेगा। स्वाहा का मतलब कि मैं कुछ अर्पित करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अग्नि की यात्रा देखिए। अग्नि कितनी भी नीचे से अपवित्र हो, जलती है तो धुआं होता है। जितनी अपवित्र वस्तु से अग्नि बनेगी उतना धुआं होगा, लेकिन अंत में वो धुआं जो है या वो लौ जो है वो ब्लू हो जाती है, प्योर हो जाती है। हाँ। अग्नि की यात्रा नीचे से ऊपर होती है। और आप अग्नि में कुछ डाल रहे हैं, मतलब अपनी नेगेटिव चीज़ डाल रहे हैं, वो समाप्त हो और आपको पॉजिटिविटी मिले। तो जब स्वाहा रावण बोलता था तो अपनी गर्दन काट के शिव जी के चढ़ा देता था। और कहते ये हैं कि शिव जी उस गर्दन को वापस जोड़ के और उसको कोई एक स्ट्रीम का नॉलेज देते थे। रावण संहिता में 10 चीज़ों का अलग अलग फुली डिटेल्ड नॉलेज है। तंत्र विद्या का है, एस्ट्रोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, फिर दवाइयों का या वैद्य जो होते हैं, औषधियाँ जो होती है उनका, ऐसे 10 डिफरेंट थिंग्स। ओके। 10 अलग अलग चीज़ों का रावण को भोलेनाथ जी ने ज्ञान दिया था। उसके 10 सिर नहीं थे। जब वो स्वाहा बोलता था तो आहुति डालना जरूरी है। हाँ। तो वो अपनी गर्दन चढ़ा दिया गर्दन था। की आहुति देते थे। और रावण जो था वो प्रकांड विद्वान था। हाँ। भोलेनाथ जी का भक्त था। हाँ। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है रावण संहिता। हाँ। या उस ज्ञान को जो उन्होंने शिव जी से लिया था, हाँ। वो एक किताब में या उन्होंने लोगों को बताया। और अंत में श्रुति और स्मृति सभी जानते हैं। 2 प्रकार की जो होती है शास्त्र होते हैं, श्रुति और स्मृति। तो मैंने सुना और उसको फिर मैंने जो है उसको लिख लिया। अब जिस महर्षि ने लिखा वो आगे बताते गए, तो वो किताब जो है रावण संहिता, वो ज्योतिष विद्या की एक अद्भुत और सटीक किताब है। उससे आप तंत्र विद्या सीख सकते हैं। क्योंकि रावण मैनेजमेंट की बात करें, आप लोग तो यू आर द यंग पीपल, यंग जनरेशन, जो पूरा राज्य ही सोने का हो। सुंदरकांड में हनुमान जी, रामचरितमानस में हनुमान जी जब लंका से लौट के भगवान राम के पास आते हैं, सीता माता को राम जी की निशानी देके, तो उस वक़्त वो बताते हैं कि लंका में उन्होंने सब कुछ सोने का बना हुआ देखा। घर भी सोने के बने थे। कोई वृद्ध आदमी उनको नज़र नहीं आया, कोई उनको बीमार आदमी नज़र नहीं आया। तो आप यू कैन इमेजिन द मैनेजमेंट, Yes. the extremeness of the economy, Yes. the riches of that country. Yes. तो मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा। Yes. We used to read that कि मैनेजमेंट गुरु था रावण उस टाइम में। Yes, absolutely. And he was very well versed Yes. with every। और अभी भी आप लोग डिस्कवरी पे या कई चैनल्स पे कई बार बताते हैं कि श्रीलंका में अभी भी कहीं पहाड़ियों पे एयरपोर्ट जैसी आकृति और कई चीज़ें मिली हैं। तो रावण संहिता जो है वो एक ऐसी अद्भुत किताब है कि अगर आप उसको पढ़ लें तो उसमें सामुद्रिक शास्त्र का मतलब होता है जैसे कि आपके हाथ की रेखाएं। तो मैं आपके हाथ की रेखाएं पढ़ के मैं आपके फ्यूचर को बता सकता हूँ। फिर एक होता है प्रश्न कुंडली, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है आपको या आपको टाइम नहीं मालूम है, लेकिन आप यू वांट मी टू ड्रॉ योर हॉरोस्कोप, तो फिर मैं आपके चेहरे को देख के, आपके बॉडी को देख के, आपके हाथ को देख के आई कैन मेक योर हॉरोस्कोप दैट वुड बी मोर देन 95% करेक्ट।
तो उसको नष्ट जातकम बोलते हैं, जो रावण संहिता में उसका पूरा उल्लेख है। फिर एक होता है प्रश्न कुंडली की, रैंडमली कोई आया तो मैं उसको बता देता हूँ कि आप ये पूछने आए, तो आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होता है, या स्टूडेंट बड़ा आश्चर्यचकित होता है, या कई लोग बड़े, या जैसे कई बार क्लास में होता है कि मैं किसी को बोलता हूँ कि यार यू आर थिंकिंग दिस, तो बोले सर आपको कैसे मालूम। बट नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज इफ यू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस अ थिंग, और आप अच्छे से पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, तो उससे बहुत कुछ आप किसी के बारे में बिना पत्रिका देखे बता देते हैं। जैसे कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बिना पत्रिका देखे कितना सटीक बताते हैं जी। तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप प्रश्न कुंडली पढ़े हो, आपने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी थरोली की है, और आपने थरोली किसी भगवान की पूजा की है, जो भी भगवान की पूजा करते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली एक सिक्स सेंस अपने आप आदमी में डेवलप हो जाता है। महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं में कंपैरेटिवली पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं का सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप घर में घुसे, आपकी मम्मी आपका चेहरा देख के आपको बता देगी कि बेटा आप बीमार लग रहे हो, आज कुछ प्रॉब्लम हुई है या बीमार हैं या कुछ, और आप बोलते हो कि मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, और सुबह उठते हैं और बुखार आ जाती है। तो जो कल होने वाला है वो आपकी मम्मी ने पहले से देख लिया। तो सिमिलरली एवरीबडी इज गॉट द सेंस ऑफ इंट्यूशन, या सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट ओबे, दे डोंट लिसन। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स टू लर्न दैट। यस, जब तक आप उसको अब जैसे एक बुक है नेपोलियंस बुक ऑफ फेट, या इट वॉज हमारे पास, हमारे फैमिली के पास वो बुक है कोमल जी, विच वॉज डूली साइन बाय नेपोलियन हिमसेल्फ, और उसमें ओमन्स दिए हैं जैसे अपने हिंदुस्तान की ज्योतिष विद्या में दिए हैं कि बादल अगर अलग अलग हाइट्स पे रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि तूफान आने का संकेत है। अगर बाज बहुत ऊपर उड़ रहा है तो पानी नहीं आएगा, चिड़ियाँ आसमान में दिख रही हैं, पक्षी आसमान में दिख रहे हैं तो पानी नहीं आएगा, चींटियाँ बारिश आने के 24 घंटे पहले दिखना बंद हो जाती हैं, स्पाइडर मकड़ी जब जाला बुनती है उसके फिलामेंट अगर लंबे रहेंगे, उसके तार, मकड़ी के जाले के तार लंबे रहेंगे, तो वेदर कम से कम 15 दिन तक नहीं बदलेगा। लेकिन मकड़ी का जाला बड़ा पास और टाइट बुना हुआ है, मतलब वेदर चेंज होगा, क्योंकि हवा चलेगी तो फिलामेंट टूट जाएंगे, इसलिए उसको पास बनाना पड़ेंगे फिलामेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ भविष्य बताना नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि पानी कब आएगा इसका पूर्वानुमान अभी भी गांव के लोग, जैसे अगर कोयल का घोंसला पेड़ पे बहुत ऊंचा बना है तो उस साल बारिश ज़्यादा होगी। अच्छा, लेकिन अगर हमारे गांव में कोयल का घोंसला नीचे बना है, पेड़ के काफ़ी बीच में है, नीचे की तरफ है, उस साल पानी कम आएगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज, अगेन आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। आपका जो दृष्टिकोण है, what is your way of looking towards the things and events and people? I believe sixth sense तभी डेवलप होता है when you start observing and start adapting things. Absolutely. नहीं तो आपका सिक्स सेंस कभी आएगा नहीं। इसीलिए आई थिंक कई मैंने मेंटोर्स देखे जो कहते हैं डेली डायरी मेंटेन करें, लिखें अपने थॉट्स को, डेली कहीं ना कहीं लिखें। लिखने से मुझे लगता है वो चीज़ें हमारी थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ता है। लिखना, ड्राइंग, एंड स्टार्ट रीडिंग। आई एम टॉकिंग टू ऑल यंगस्टर्स, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रैपिड रीडिंग। और आजकल तो आप लोगों के पास किंडल है, हाँ, पढ़ने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एंड दैट टू किताबें पढ़ना है तो केवल फिक्शन ही नहीं पढ़ना है, केवल मोटिवेशनल ही नहीं पढ़ना है,
you have to be like a very voracious reader. You have to read everything. Then only you will be able to like draw some conclusions. जैसे कल क्या होने वाला है, या जैसे आप अगर रोज स्टूडेंट हैं, अगर आज आप रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 महीने बाद आपको मालूम, आप प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट. करेक्ट. एंड आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ इसीलिए हो रही है पंडित जी, बिकॉज विजुअली उसका इतना इम्पैक्ट है यूथ पे स्पेशली, और आज के टाइम पे सभी पे, कि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का, हम चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ विजुअल वो देख के अट्रैक्ट होके आगे निकल जाते हैं. एब्सोल्यूट. और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न रीडिंग बंद हो गई है. एंड सेकेंडली व्हाट हैपन्स इज दैट सपोज कि आई यूज़ व्हाट्सएप, राइट. अब व्हाट्सएप में एक मेरे को मैसेज आया इकोनॉमिक टाइम्स, एक मैसेज आया मजाक का, एक मैसेज आया कुछ और, तो आई वोंट बी एबल टू कीप माई माइंड फिक्स्ड. आई कीप ऑन जंपिंग ऑन टॉपिक्स. लिहाजा यूथ को एंग्जाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में पीपल आर नॉट एबल टू फोकस. इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में सर कि क्या ग्रेस्प करे क्या नहीं. इसीलिए आई थिंक आज का यूथ भी है जो पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं करता एट सम लेवल. दे थिंक दे नो एवरीथिंग, बट व्हाट आर दे लुकिंग एट एंड व्हाट आर दे ग्रेस्पिंग, ये ज़रूरी नहीं है ना वो सही हो या गलत हो. देखिए कोमल जी, तैराकी के ऊपर आई कैन रीड 100 बुक्स. तैराकी पे हाउ टू स्विम, हाउ टू ड्राइव, आई कैन रीड एंड आई कैन वॉच 100 वीडियोस. लेकिन जब तक कि मैं पानी में नहीं उतरूंगा या मैं व्हीकल लेके सड़क पे नहीं जाऊंगा, तब तक मुझको चलाना नहीं आएगा. तो व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज गोइंग टू कम व्हेन यू अप्लाई अ थिंग. आज आपने पढ़ तो लिया कि इसको करने से ये होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि होता है. यह हर आदमी के लिए अलग अलग डिग्रीज में होता है. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, दवाइयों का एग्जाम्पल ले लो. कोई आदमी 2 डोज में ठीक हो जाता है, किसी आदमी को ठीक होने में 10 डोज लगते हैं. तो एवरीथिंग डिपेंड्स हाउ यू अप्लाई इट. करेक्ट. आप उसको अप्लाई कितना कर. और आई थिंक सर आप इसका लाइव एग्जांपल है. जितना मैं आपको जानती हूँ, यू आर अ वेरी गुड स्विमर, यू आर अ वेरी गुड बाइकर ऑल्सो, और फिटनेस एंथुसियास्ट तो आप हैं. मैं आपके वीडियोस देखती रहती हूँ. आई थिंक आप बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और यू डू ऑल द स्ट्रेचिंग, योगा, आप गार्डन में घूमते हैं, काफ़ी सारी. सर थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, आपका टाइम टेबल क्या रहता है? पर्सनली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 5:30-6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ. या तो आई विल गो फॉर साइकिलिंग 15-20 किलोमीटर, या फिर मैं 8 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ या वॉक करता हूँ. देन आई गेट बैक होम, आई टेक अ गुड बाथ, फिर मैं पूजा करने बैठता हूँ. एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इफ़ यू हैव अ रूटीन, अ फिक्स रूटीन, अगर आपके लाइफ में एक फिक्स रूटीन है, आप फिजिकली फिट हैं, तो ही आप पूजा कर पाएंगे, तो ही आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, तो ही आप अपने पूरे समय से बाहर निकल पाएंगे. लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आपका दिमाग भी चिड़चिड़ा रहेगा, यू विल बी इरिटेटिव. तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर और वॉट एवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कुछ भी बनना है तो एक फिक्स रूटीन जरूरी है, वेदर इट इज संडे और अ हॉलीडे, वॉट एवर इट इज. जो मेरा टाइम है, जब तक मेरे को 4-5-6 अखबार नहीं पढ़ना है, तब तक मुझे ये काम नहीं करना है. तो आई विल डू सिस्टमैटिकली वॉट एवर आई विल डू. व्हेन इट कम्स टू यूथ, क्योंकि यूथ का हमेशा ये होता है, घर में भी बच्चे होते हैं, बोलते हैं मामा टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है. व्हाट हैपेंस इज टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आई एम प्लेइंग चेस, लाइक आई टोल्ड यू. अब मैं चेस खेल रहा हूँ अगेंस्ट डेथ और गॉड. हारना मेरे को निश्चित है. आई नो आई विल डाई, एवरीबडी इज गोइंग टू डाई.
प्रॉब्लम्स हर आदमी के लाइफ में आएंगी, लेकिन अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली आती है और मैं प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड लाइफ रहता हूँ, तो मैं उस इफ़ेक्ट को रोक तो नहीं सकता लेकिन कम कर सकता हूँ। जैसे बारिश आ गई, तो बारिश को मैं रोक नहीं सकता लेकिन मैं छाता ज़रूर लगा सकता हूँ, जिससे कि बारिश मुझे कम से कम गीला करे। तो एस्ट्रोलॉजी एंड बैलेंस्ड लाइफ, तो दैट गोज टुगेदर। यस, तो सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था बाज का, कि हम चिड़िया को देख के या चींटी को देख के मेक आउट कर सकते हैं कि भविष्य क्या होगा। तो इस तरह की भविष्यवाणी किस हद तक सटीक होती है, और इस तरह की भविष्यवाणी एक ह्यूमन बीइंग के लिए की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। और इसकी कितनी एक्यूरेट ये रहती है? ये एक्यूरेसी होती है 80 से 95% तक। अच्छा। यस, बिकॉज बाकी भगवान के हाथ में, वो भी इसलिए है। आई टेल यू अनदर रीज़न। जो बहुत साइंटिफिकली माइंडेड हैं उन लोगों के लिए ये आंसर देता हूँ मैं, कि आई एम टेकिंग ओनली इनटू द कंसिडरेशन 9 प्लैनेट्स, लेकिन इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों यूनिवर्सेस हैं जैसे हमारे हैं। तो उनकी रेज, एक तारा 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। जो हमें रात को दिखता है वो वहाँ नहीं होता, लेकिन वो कब था? 4000 लाइट ईयर्स पहले उसको देखा। उसका एक रेडिएशन तो मुझको लगा ना, मुझ तक आया ना। तो वो सारे रेडिएशंस तो मैं स्टडी नहीं कर सकता। Nobody can, not even the science. So I'll take into the consideration of major 9 planets which are affecting the earth. Okay. और जो planet earth को affect करेगा, वो earth, वो जहाँ पे इंसान रहते हैं, पेड़ रहते हैं, जानवर रहते हैं, सबको affect करेगा। तो astrology is like that. एंड मेरा एक और क्वेश्चन था कि क्या ज्योतिष से हम अपने स्वास्थ्य, अपनी फैमिली, अपना करियर, या कई लोगों की शादी में डीले होते हैं, विवाह से संबंधित चीज़ें या रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें सुलझाई जा सकती है? इनके सुझाव भविष्य? नॉर्मली क्या होता है कि ज्योतिष का मतलब होता है देश, काल और परिस्थिति। जैसे मैं किसी को प्रेडिक्ट करूं कि आपको 4 या 5 साल की उम्र में राजी हो गए। अब आज के स्थिति में 18 साल तक के तो आप इलेक्शन में वोट ही नहीं डाल सकते। तो राजा कैसे और बनेंगे? 25 साल तक के तो आप कंटेस्ट ही नहीं कर सकते इलेक्शंस में। जी। तो आप राजा कैसे बनेंगे? लेकिन आपके भाग्य जो हैं वो आपके माता पिता से जुड़ गए, तो उनके भाग्य में पैसा ज़्यादा आएगा और उस बच्चे का ट्रीटमेंट वुड बी लाइक अ रॉयल किंग और अ क्वीन, कि उसके बच्चे के जीवन में सब सुख होगा। जैसे बोला जाता है ना कि ये सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है बच्चा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। नेपोलियन बुक ऑफ फेट में लिखा है कि थर्सडेज बॉर्न आर द पीपल हु हैव अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। मंडे चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस। ऐसा पूरा वीक का उसमें दिया हुआ है। तो इट डिपेंड्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज लाइक यू टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। मंगल जो होता है, ये मेरा 35-40 साल का अनुभव है, बचपन से मैं देख रहा हूँ। मंगल की मांगलिक लड़के की शादी अगर मांगलिक लड़की से नहीं होती, तो उन लोगों को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। अब टॉक अबाउट 30 इयर्स बिफोर तो डाइवोर्स न के बराबर होते थे, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है शॉर्ट टेम्पर्ड है, एंग्शियस है, इंटेलिजेंट है। मोर इम्पॉर्टेंट, दे आर इंटेलिजेंट गाइस। अब जो इंटेलिजेंट आदमी होगा उसमें टॉलरेंस कम होगा, दे वॉन्ट एडजस्ट। तो शादी कई ब्रेक होती, कई इसलिए मेरे पास जो यंगस्टर्स आते हैं
उनका बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि वेदर आई एम कंपैटिबल विद दिस फीमेल और मेल और नॉट। सिमिलरली साइकोलॉजी सेज दैट की पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं। तो जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की वो बताती हैं कि 32 या 38 मेन ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के। ज्योतिष विद्या बताती है 36 गुण होते हैं। हाँ। अब 36 गुण में से अगर किसी के 20-22 गुण मिलते हैं तो शादी चल जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम मिले तो भी नहीं चलती, और बहुत ज़्यादा मिल जाए, हाँ। जैसे राम और सीता के नाम से 36 गुण मिलते हैं, 36 के 36 मिलते थे, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन शून्य था। तो मेरी जो वाइफ है उससे सारे ट्रेड्स अगर मिलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो जो अपन बात कर रहे थे, जो शुरू में बात कर रहे थे, बैलेंस, दैट बैलेंस इज प्रोवाइडेड बाय एस्ट्रोलॉजी। कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सितंबर तक पानी आने की संभावना है, तो हो सकता है कि आप अपने घर की छत को ठीक करा लें, लेकिन मैं पानी को नहीं रोक सकता। तो सिमिलरली इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ये आने वाली है और इतने समय तक रहने वाली है। तो मैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा कि मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं 1 महीने, ओके, तो 1 महीने जो है मैं जान करके कोई रिस्क नहीं लूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा। जैसे कई शेयर मार्केट के लोग मेरे से कंसल्टेंसी लेने आते, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि किस दिन आपका दिन अच्छा है उस दिन शेयर्स में इन्वेस्ट उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है या बाय करना है। जिस दिन आपका टाइम अच्छा नहीं है, अब जैसे 7:30 में अधिकतर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय उनका मेंटल जो बैलेंस होता है, क्योंकि 7:30 मेंटली आदमी को इम्बैलेंस करती, तो वो जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं, फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपका समय, एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आपका समय कब अच्छा है, कब समय आपका खराब है, कब आपको कोई काम करना है, कब आपको कोई काम नहीं करना। तो दैट इज दैट। क्या भाग्य को बदला जा सकता है या सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ डिसाइडेड होता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार 2 चीज़ें होती हैं। या अगर अपन बेसिकली बात करें तो वेस्ट में बोलते हैं कि देर आर थिंग्स यू कैन चेंज एंड देर आर थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। करेक्ट। जो भगवान ने मेरे को शक्ल दी है वो दी है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन अगर मेरा नेचर तो अच्छा कर सकता हूँ मैं। तो कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हैं, कुछ चीज़ों को ज्योतिष विद्या के अनुसार नहीं बदल सकते हैं, जैसे मृत्यु। जैसे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में आप बता सकते हैं कि किस आदमी की मृत्यु कब होगी और किन परिस्थितियों में होगी। अच्छा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। या किस बीमारी की वजह से किस आदमी की मृत्यु होगी। अब आप मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने जीवन की अप्रोच बदल सकते हैं। या ये मैं कहूँ और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए कि ज्योतिष विद्या में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है नॉन एसेंशियल क्वेश्चन, जो मेरे से कई लोग पूछते हैं मजाक में, कि पंडित जी केले के छिलके पे पाँव आ गया, मैं गिर गया, कौन सा प्लैनेट खराब था? अब मैं उस आदमी को कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने आंखें दी है, देख के चलो। दैट इज अ नॉन एसेंशियल क्वेश्चन। सेमी एसेंशियल क्वेश्चन कि पंडित जी मेरे कितने बच्चे होंगे। अब आज के युग में आपकी मर्जी पे मुनसर या डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे होंगे। कोई 1 बच्चा ही चाहता है, कोई 4 बच्चे चाहता है। एक ऐसा क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं, हम फॉरेन जाएंगे या नहीं, या हमारी नौकरी फॉरेन में लगी है। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन एक है। वो क्लियर आंसर है।
फॉरेन जाना है या नहीं जाना है आपके हॉरोस्कोप में क्लियरली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक होता है असेंशियल क्वेश्चन जो आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। लोगों ने ये पूछ लिया है कि पंडित जी मैं मरूंगा कब, लेकिन ये कभी भी नहीं पूछा किसी ने आज तक आके कि मैं हंसते हुए मरूंगा या रोते हुए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, मृत्यु को तो आप टाल नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन आप उसकी तरफ से अप्रोच कैसी है आप क्या उससे डर रहे हो? हाँ, तो अगर आप डर रहे हो तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाओगे। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब, ज्योतिष विद्या का मतलब अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, कांच टूट गया, जैसे मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, हाँ, तो फॉरेन में, विदेशों में, वेस्ट में ये होता है कि अगर आपके हाथ से अगर शीशा टूट गया हाँ, तो 7 साल तक के लोग बोलते हैं कि आपकी बैड लक आपका पीछा नहीं पीछा, छोड़ती। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये एस्ट्रोलॉजी को लेकर। मिसकंसेप्शन है। या अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली का बच्चा और उसके डैडी आए, लड़की देखने गए थे, लड़की पसंद आ गई, सब हो गया। केवल मन में ये डाउट हो गया कि हम लोग जब उठ के आ रहे थे तो लड़की को छींक आ गई। तो पंडित जी हमको ये संबंध करना है या नहीं? मैंने उनको इतना डांटा है क्योंकि ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो एक बहुत बड़े साइंस को, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इस साइंस को इस प्रकार के लोगों ने प्रैक्टिस कर करके लोगों को डरा डरा के साइकोलॉजिकली, बिकॉज एनीबडी हु इज कमिंग टू मी इज साइकोलॉजिकली ओपन। अब मैं अगर उसको बोलूँगा, जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, यू आर साइकोलॉजिकली ओपन। अब आपको नॉर्मल सर्दी में भी आदमी मर जाता है, और वरना मैंने कई लोगों को असाध्य बीमारी से ठीक होते हुए देखा। हाँ, तो अगर आपका डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर अगर पॉजिटिव है तो आधी बीमारी तो उससे बात करने में ही ठीक हो जाएगी। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। अब आप अगर उसको बोलो कि तेरे को छींक आ गई है रात को और तू मर जाएगा, तो ही इज़ ऑलरेडी ओपन और शी इज़ ऑलरेडी ओपन। और ये अंधविश्वास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई है कि इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है एंड हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, बट लोग ये समझते हैं कि मैंने पढ़ा है तो ये करेक्ट है, ऐसा ही होगा, और खुद करने लग जाते हैं। करेक्ट। तो दैट इज मेरा द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि आप हमें कुछ ऐसी मिथ को बारे में बता सकते हैं जो ज्योतिष के बारे में बहुत प्रचलित हैं और इन्हें तोड़ी जानी चाहिए। देखिए, मिथक के बारे में तो इतनी सारी भ्रांतियां हाँ, हैं। बहुत, जैसे मंदिर नहीं जाना। जैसे कई लोग बोलते हैं, अब जैसे लाल किताब है, हाँ, हर किताब की एक अप्रोच, हाँ, और हर, जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ, तो यहाँ पे पूरा अप्रोच अलग है। बट नॉर्थ कोरिया जो है डिक्टेटरशिप में है, तो वहाँ पे ऑल टुगेदर अलग अप्रोच। वहाँ पे आपको अलग बिहेव करना है, यहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया में या डिक्टेटरशिप में आपने अगर राजा को गाली बक दिया है तो यू विल बी हैंग्ड और यू विल बी किल्ड। करेक्ट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है। वही मैंने आपको वो अर्ज किया है कि ज्योतिष का मतलब देश काल और परिस्थिति। अब लाल किताब में जिक्र है कि जो ग्रह उच्च का हो उसकी वस्तु का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आपके हॉरोस्कोप में शुक्र आपका उच्च का है, हाँ, पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, हाँ, एग्जॉल्टेड है, तो आपको शुक्र के रिलेटेड चीज़ों को दान नहीं करना। अब ऐसा कहा गया है, अच्छा, जबकि शास्त्रों में ये लिखा है कि किसी भी प्रकार का दान किसी भी समय में किया जाए तो उसका फल अवश्य ही पॉजिटिव होगा। तो अब कई लोग ये मानते हैं कि हमको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना है। हाँ, कई लोग ये मानते हैं कि हमको जो है, अब जैसे कालसर्प दोष की बात है,
कालसर्प दोष 1957 तक, ईयर ऑफ 1957 तक वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यस। उसको कंसिडर ही नहीं करते थे। हाँ। अब कालसर्प दोष की पहले पूजा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा उज्जैन, फिर वहाँ फर्क नहीं पड़ा तो आपको जाना पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर, फिर वहाँ फर्क नहीं पड़ा तो आपको बोला जाएगा कि आपको पितृदोष है। पितृदोष उसी आदमी को लगता है जिसके माता पिता दोनों नहीं हो, अच्छा। और अगर मैरिड है हम्म। तो उसके इन लॉज भी नहीं हो, अच्छा। मतलब चारों मम्मी डैडी ना हो तो पितृदोष लगेगा। अच्छा। अब लेकिन कई लोग बोलते हैं कि पितृदोष है, इसकी शांति कराइए। हाँ। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी भ्रांतियां हैं हाँ। ज्योतिष को लेके। हाँ। जैसे कि आपने अगर ताजमहल देखा हो तो जमुना पार एक काले किले की दीवार है। अब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक महल बन चुका था और वो ध्वस्त हो गया, तो वो खंडर जैसी इमारत है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो खंडर जैसी इमारत है, खंडर नहीं है, वो महल बन रहा था लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। अच्छा। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी वाज अ फुल साइंस वंस अपॉन अ टाइम। यस। लेकिन उसको धीरे धीरे लोगों ने, क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं, खुश रहना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के ज़माने में, खुश दिखना इम्पोर्टेंट है। तो लोग उसके लिए जो है कई उपाय करते हैं। यस। जबकि अगर सिंपल पेड़ पौधे लगाएं, अब शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रतिदिन चरणों का स्पर्श करता है उस आदमी को 7.5 का दोष नहीं लगता, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा भी। अच्छा। अब लेकिन लोग बड़े उपास करते हैं, बड़े अनुष्ठान करते हैं। हाँ। फिर उसको सोशल मीडिया पे डालते फिर भी हैं उसको सोशल मीडिया कि पे हम डालते पूजा पाठ भी करते हैं। हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि खुश दिखना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, खुश रहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यस। अभी यहाँ पर मुझे आपसे एक सवाल करना था। बीइंग लाइक अ मदर ऑल्सो, एंड मैं एक कम्युनिटी चलाती हूँ मदर की, जहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारी मदर्स जुड़ी हुई हैं। तो क्या होता है, अभी लाइफ पंडित जी बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, क्योंकि सब लोग मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हर दिन सुबह शाम, जैसे जो हमारे घर में पहले होता था कि मम्मी सुबह भी भगवान को प्रॉपर नहला के पूजा होती थी, 1 से 1.5 घंटे की पूजा सुबह होती थी, 1 से 1.5 घंटे की पूजा शाम को होती थी। अब हम पूजा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे स्केड्यूल, और स्पेशली जब हम वर्किंग भी हैं और घर भी देख रहे हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है एक मदर के लिए, एक फ़ीमेल के लिए, टू फॉलो ऑल द रिचुअल्स एवरी डे। तो कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा नुस्खा या उपाय हो कि हम उसे डेली कर सकें और हमें हमारे हिस्से का पुण्य भी मिल जाए? सिर्फ सूर्य को जल अर्पित करें या सूर्य नमस्कार करें, पेड़ पौधे अवश्य लगाएं अपने घर में, पेड़ पौधों के लिए 2-5 मिनट का समय निकालें, और आपके परिवार की जो कुलदेवी या कुलदेवता हैं उनको स्मरण करके घर में अवश्य एक दीपक प्रज्वलित करें। अच्छा। जिन घरों में प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित होता है उन घरों में वास्तु का दोष नहीं लगता। जिन घरों में सूर्य को जल चढ़ाया जाता है या किसी भी प्रकार की आरती की जाती है, आरती करने में तो 2 या 3 मिनट लगते हैं, अगर आरती करने लग जाए आदमी, या अपन इंदौर में रहते हैं, हाँ। इंदौर में स्थान की देवी अन्नपूर्णा है, अगर आदमी पके हुए अन्न का दान करे, किसी गरीब व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन कराए, तो ही उसके लिए पर्याप्त होता है। अच्छा। दूसरा, या फिर आप प्रकृति के पास चले जाएं। देखिए, भगवान को पाने के आसानी से 4 योग कहे गए हैं। एक होता है कर्म योग, कि आप इतना कर्म करने में लीन हो जाएं कि परमात्मा स्वयं आपके साथ हो जाए। एक होता है ज्ञान योग, कि आपको इतना ज्ञान हो जाए। एक होता है भक्ति योग, कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं केवल दीपक प्रज्वलित कर दूंगा हनुमान जी के सामने
और आगे मेरे को फेथ है कि जो भी भगवान करेंगे ठीक करेंगे। हाँ। तो वो होता है भक्ति योग। और एक होता है सांख्य योग। हाँ। सांख्य योग का मतलब होता है अपने आप को पहचानना। हाँ। जो आदमी अपने आप को पहचान ले, जैसे एक सांख्य योग का इजी आपको मीनिंग बताता हूँ मैं। एक शेर था, शेर का बच्चा था, वो बकरियों के झुंड में गिर गया किसी तरह से, बकरियों के साथ रहा तो वो भी बकरियों जैसा ही बर्ताव करने लगा। अब एक दिन जंगल के रियल शेर ने उसको देखा कि यार ये तो बकरी जैसा आचरण कर रहा है। बड़ा अचरज में पड़ा वो कि शेर तरीका शेर और बकरी जैसा क्यों कर रहा है। वो उसको पकड़ा उसने बोला कि तू शेर है। तो वो शेर मानने को राजी नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा बकरी के साथ रहा। तो बोला साहब मैं तो बकरी हूँ। तो शेर उसको लेके जाता है एक झील के किनारे और उसको बोलता है अपनी परछाई देख। और जब वो अपनी परछाई देखता है और देखता है कि शेर की परछाई और उसकी परछाई एक जैसी है, उसी क्षण उसको आभास हो जाता है कि मैं तो शेर हूँ। तो कई बार जब आप नेचर के पास बैठे रहेंगे तो आप देखना, यू विल सडनली डिस्कवर योरसेल्फ। आपको लगेगा कि चारों तरफ यू आर कंफर्टेबल, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी लगेगी क्योंकि आप अपने पास हैं। हाँ। लेकिन आज के युग में मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको आप एक रूम में बैठा दो, या तो अखबार पढ़ लेंगे, टीवी देख लेंगे, और आजकल तो मोबाइल है ही। दे विल नेवर सिट अपने आप शांति से बैठने के लिए। लोगों के पास कोमल जी बिल्कुल भी समय नहीं है। एंड दैट इज द रीजन 90% ऑफ पीपल हैव एंग्जाइटी सिंड्रोम। वो बैठेंगे तो उनके पैर हिलेंगे। हाँ। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। या तो मोबाइल उठा के देखेंगे, या किसी से बात करेंगे, या अखबार पढ़ेंगे, या टीवी देखेंगे। तो ये जो बेचैनी है वो आदमी को और ज़्यादा परेशान करती है। तो सांख्य योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, आप कुछ भी मत करिए, पूजा न भी करते हो आप, तो 5 मिनट स्वयं के साथ शांति से बैठिए। That is more important. Yes. And especially to our youth also, because हम लोग जो देख रहे हैं, जो चीज़ें वो पास ऑन हो रही है यूथ पे, और आज का यूथ पूजा नहीं करता। आई थिंक इफ़ आई से 60% यूथ आज भी पूजा पाठ में, हम भी अपने बच्चों को कई बार ज़बरदस्ती बिठाते हैं पूजा में कि आप बैठो, चलो कुछ नहीं तो प्रणाम कर लो, ये कर लो। तो आई थिंक इससे भी पंडित जी लगता है आपको कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इन देयर लाइफ्स। एंड सिंस यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द यूथ, आप I'll tell you a very simple thing. बंदर से इंसान बन गया, लोग बोलते हैं, विज्ञान बोलता है जानवर। जानवर से अपन इंसान बन गए, बंदर थे। मतलब एवोल्यूशन होते जा रहा है। हाँ। हमारी जनरेशन, हमारे मम्मी डैडी की जनरेशन से टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा स्मार्ट है। आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा मोबाइल के फंक्शंस जानते हैं। यस। राइट। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ हर चीज़ जो है इवॉल्व होती जा रही है। यूथ से मेरे को सिर्फ एक ही बात कहनी है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। यूथ लोगों में, बच्चों में ताकत ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज करिए, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट डूइंग सम योगा, सम एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, ये नहीं करना है। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट ड्राइंग, आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग पोएट्रीज। तो आपकी जो एनर्जी है उसको आपको चैनलाइज करना है। यूथ लोगों में गुस्सा ज़्यादा आता है। हाँ। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है। मेरे को गुस्सा आया, मैंने ज़ोर से मारा, मैंने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। गुस्सा क्या है? एक एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी,
जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब वो कंट्रोल कैसे करोगे? या तो आप दौड़ लगा लो, या स्टार्ट राइटिंग, या स्टार्ट ड्राइंग, डू समथिंग क्रिएटिव। अब जब आप क्रिएटिव करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लविंग थिंग्स, लाइक यू विल स्टार्ट लविंग नेचर। अनदर थिंग जो आपने बोला, क्वेश्चन है आपका कि बच्चे बैठाना पड़ता है पूजा के लिए। आई टेल यू अनदर थिंग, अगर ऑटो सजेशन एक चीज़ होती है जो साइकेट्रिस्ट लोग बोलते हैं, कि अगर आप स्वयं को बार बार बोलते रहेंगे कि आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली तो फिट, वन डे यू विल गेट फिट। तो वन डे यू विल गेट फिट, Yeah. राइट। या अगर अब मैं रोज गाना सुनता रहूंगा और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो आई स्टार्ट स्मोकिंग डेफिनेटली। अगर मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेऊ कले स्वीकार, मतलब मुझे बल भी दे, बुद्धि भी दे, विद्या भी दे। अगर मैं हनुमान जी की फ़ोटो अपने रूम में लगा लूँगा और 1 मिनट उसको कुछ नहीं करूँगा, देखूँगा बस, तो उनके गुण मुझ में आने लगेंगे। भाई अगर आज मैं टॉम क्रूज की फ़ोटो लगाता हूँ सिगरेट पीते हुए, तो वन डे आई विल स्टार्ट स्मोकिंग, देयर इज नो डाउट इन इट। तो यूथ लोगों को आपका जो इंस्पिरेशन है, आप इंस्पिरेशन किससे ले रहे हो? चूज योर गुरु वाइजली। यस। यस। तो आपने अगर एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन लिया है, आप किसी से भी पॉजिटिव इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और वो पॉजिटिव इंस्पिरेशन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो यूथ लोगों को मैं ये नहीं बोलता कि आप 6 घंटे पूजा करें, 12 घंटे पूजा करें, बट ट्राई टू लिव अ बैलेंस लाइफ। आप भगवान की फ़ोटो के सामने हर जगह का एक वाइब्रेशन होता है, राइट। अगर आप एक डिस्कोथेक में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पाँव बैठे बैठे हिलेंगे। करेक्ट। लेकिन आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे बरसों से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो आपकी जो ऑरा बॉडी है दैट इज गोइंग टू गेट मोर प्यूरिफाइड। तो आप ऑटोमेटिकली मोर यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर रिलैक्स्ड। इसलिए एक पॉजिटिव जगह में बार बार जाने का मन करता है, इसलिए हिंदू धर्म में जाना चाहिए। मंदिर को इसलिए हर ओकेजन से जोड़ा है। किसी की मृत्यु होगी तो भी 12 दिन बाद मंदिर जाने के बाद ही वो काम करेगा। संतान होगी, कोई अच्छा कार्य होगा, आदमी परेशान होगा, हर ओकेजन में आदमी मंदिर जाएगा। करेक्ट। क्योंकि देयर इज अ ऑरा बॉडी। एक स्नान होता है मंत्र का या ध्वनि का, ध्वनि में ताकत होती है कोमल। अगर मैं मेरे क्लास में एक स्टूडेंट को रोज बोलता हूँ कि यार तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तो लड़का अगर पढ़ने में अच्छा भी होगा तो थोड़े दिनों में वो अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा। क्योंकि वो मानने लग जाएगा कि मैं पढ़ने में कमज़ोर। लेकिन अगर मैं उसको रोज़ बोलूँगा कि तू पढ़ सकता है, यू कैन डू दिस, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करते चले जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी एक स्टोरी भी मैंने सुनी थी कहीं पर सर, कि पेड़ को उन्होंने बहुत कर्ज किया डेली आके 30 दिन तक, और एक पेड़ को बहुत अच्छी बातें की, तो जो पेड़ को बहुत कर्सिंग मिली थी वो पेड़ सूख गया, और जो 30 डेज बाद दूसरा पेड़ काफ़ी फ्लरिश किया उसने। तो दिस इज आई थिंक यही पावर है ध्वनि का। साउंड, मंत्र में ताकत होती है। मंत्र हैज़ गॉट एन एनर्जी। जैसे आप बोलो फट, फट बोलते हैं तो जबान तालू से टकराती है, ये मार्केश मंत्र होते हैं। नॉर्मली जो अपन गृहस्थ लोग होते हैं वो मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय मतलब नमः कर रहा हूँ, मैं नमन कर रहा हूँ शिव जी को। लेकिन जब मैं फट बोल रहा हूँ तो मेरे को आहुति डालना जरूरी। तो अलग अलग साउंड्स का, जैसे अगर आप बड़े गुलाम अली साहब को सुनते हैं या लता मंगेशकर को सुनते हैं, तो आप एक बहुत कामिंग सूदिंग एनवायरनमेंट में होते हैं। लेकिन वही अगर आप हिप हॉप सुनते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। तो अलग अलग मंत्रों का अलग अलग असर होता है, अलग अलग ध्वनियों का अलग अलग असर होता है।
लोग में से स्टूडेंट्स पूछते हैं या कई बड़े साधक पूछते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। हाँ। तो मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ कि अपनी डाइट को कंट्रोल कर। अच्छा। आपने ज़्यादा खा लिया है, आपको नींद आई, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ। सिमिलरली अगर आपने तामसिक भोजन किया है तो फिर आप ऑटोमेटिकली यू वोंट बी एबल टू मेडिटेट। करेक्ट। तो बैलेंस जो अपनी शुरू में बात हुई थी, बैलेंस डाइट एंड योर प्रॉपर इंस्पिरेशन, तो उससे आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तब एस्ट्रोलॉजी आपके लिए, ज्योतिष विद्या आपके लिए मेजर हेल्प का काम करती है। इट कैन एक्ट एज अ रियल गाइडेंस। जैसे गूगल मैप होता है ना, अपन घूम जाते हैं कहीं, हाँ। तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। सिमिलरली दैट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन मेरा था, क्योंकि मैंने बताया ये शनि का साल है 2024, और अगर हम आप गिने तो कुछ 4 या 5 महीने इस साल में रह गए हैं, तो ऐसी कोई टिप या ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसी इंस्टेंट एडवाइस आप देना चाहें, या कोई उपाय जिससे हम ये आने वाला 4 महीने में कुछ, जो 2024 जिन लोगों के लिए लकी ईयर है या साबित हो सकता है, कोई ऐसी टिप आप देना चाहें, कुछ चीज़ें जो हम अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं? सबसे पहले एक फिक्स्ड रूटीन, डेली रूटीन। प्रतिदिन सूर्य को जल, कुल देवी को प्रणाम करके घी का दिया प्रज्वलित करें, घी का दिया, पेड़ पौधों में जल अवश्य डालें, और थोड़ा बहुत अपने आप को समय दें। ओके। ये 3-4 चीज़ें ही, क्योंकि सन इज सपोज टू बी फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। हाँ। सूर्य सब ग्रहों का पिता होता है। हाँ। सूर्य की उपासना करने से या सूर्य को नमस्कार करने से आपके सब ग्रहों की शांति हो जाती है। नॉर्मली देखा, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, जो भी अच्छा बैट्समैन होता, बड़ा बैट्समैन होता, वो पेविलियन से बाहर निकल के सबसे पहले सूर्य को देखता। क्यों? वो एडजस्ट करता है लाइट्स को। वो शेड में था, अब वो डायरेक्टली सन के नीचे, सूर्य के नीचे। तो आई हैव टेकन द इंस्पिरेशन। ओके। आई हैव सीन द ब्राइटेस्ट ऑफ द लाइट। अब बाकी सब लाइट मेरे को आराम से, आई विल बी एबल टू सी द बॉल क्लियरली। ओके। तो सूर्य की, और सूर्य की पूजा तो पूरे दुनिया में किसी न किसी रूप में होती है। फराहो का मतलब ही, जो इजिप्ट के राजा होते थे उनको बोलते थे फराहो, फैरो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सन, अनदर नेम ऑफ सन। सूर्य में एक साइकिल, एक रिदम है 45 इयर्स का। हाइड्रोजन हीलियम का साइकिल सन पे तेज होते जाता है ग्रेजुअली अप टिल 45 इयर्स, और 45 इयर्स के बाद वो पीक पे आता है, और फिर 45 इयर्स वो कम होने लगता है और कम होते चले जाता है। ऐसा 90 इयर्स का एक साइकिल होता है सन पे। दुनिया में जो सबसे बड़ी नदी है नाइल, नील नदी जिसको बोलते हैं, इजिप्ट में बहती है। हाँ। रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। 45 वर्ष तक जल वृष्टि हो या ना हो, उसका पानी का लेवल बढ़ता है। अच्छा। और 45 इयर्स तक लगातार कम होता है। तो 90 इयर्स का एक साइकिल है सन पे। हाँ। सिमिलरली अर्थ पे आप देखना, जितने बड़े नेचुरल कैलामिटीज, बड़े अर्थक्वेक्स, कोविड, हैजा, बड़ी जो बीमारियां होती, इनका एक 90 इयर्स के लगभग का एक साइकिल होता है। हाँ। जैसे कोविड जैसी बीमारी 90 साल पहले आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 90-100 साल पहले। तो ये एक रिदम होता है। तो अगर एक आम आदमी सिर्फ सूर्य की पूजा कर ले, ओम सूर्याय नमः बोल ले, या सूर्य नमस्कार कर ले, कुल देवी या कुल देवता को, अपने घर के पूर्वजों को प्रणाम कर ले, पेड़ पौधों को पानी दे दे, अन्न का दान कर ले, गरीब लोगों की हेल्प जितनी जैसी कर सकता है कर दे, दैट इज मोर देन इनफ। कम्युनिटी से जो कुछ न कुछ उनके क्वेश्चंस थे, वो चाह रहे थे मैं आपसे पूछूं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एक
उन्होंने पूछा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1980 और वो जानना चाह रहे हैं कि उनका आने वाला जो 2024 है और कमिंग 2025 है वो ओवरऑल कैसा रहने वाला है। देखिए 27th of February 1980। 1980. When you talk about your basic number, your lucky number is going to be 9. And any number which is a multiple of 3, जैसे 9 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 12 हुआ, 27 हुआ, 54 हुआ, any number which is divisible by number 3 would be a good number for you. As far as this year is concerned, इस साल का जो वो है भविष्य आपके लिए, खास करके सितंबर के बाद से थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव इन योर वर्क एरिया। आपके कार्य क्षेत्र में सितंबर के बाद से चीज़ें इम्प्रूव होंगी और नेक्स्ट ईयर जो है वो कंपैरेटिवली इस साल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था मैम प्लीज़ आप पूछिएगा कि हमारा ज़ोडिएक साइन कौन सा फॉलो करें, जो डेट से है वो या जो हमारे बर्थ के टाइम नक्षत्र से बनते हैं वो। Absolutely, this is a very common question. Now, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी राशि के अनुसार मेरा नाम निकला म से। हाँ। तो ये तो मेरी जन्म राशि का नाम हुआ, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या हम लोग अपनी जनरेशन, मेरी जनरेशन के लोग भी जन्म राशि के हिसाब से कई बार नाम नहीं लिखते। तो मान लीजिए मेरा नाम म से ना हो के आर से है या एस से है। अब मेरे दो नाम हो गए, एक तो जन्म नक्षत्र का नाम और एक मेरा बोलता नाम। तो मैं साइन चेक किस नाम से साइन करता हूँ, मान लो एस नाम से, सुमित के नाम से या सुंदर के नाम से या सुरेश के नाम से, जो भी मेरा बोलता नाम है उससे मैंने चेक साइन किया। तो मैं डे टू डे जो चीज़ें देखूँगा, जैसे मेरे को कार खरीदनी तो मैं एस के नाम से देखूँगा। हाँ। लेकिन मेरे को घर खरीदना है या विवाह करना है, हाँ। तो मैं जन्म नक्षत्र के नाम से ही उसको मैच करके देखूंगा। अच्छा, मतलब जो आपको तो आपकी पत्रिका में yes, जो नाम लिखा था आपको बड़े डिसीजन लाइफ के, मेजर डिसीजन में काम आएगा कोमल जी। और डे टू डे नॉर्मल डिसीजंस में जो आपका रोज का नाम, डेली हॉरोस्कोप जो आते हैं वो हम अपने नॉर्मल नाम से देख सकते हैं, कॉमन नाम से देखते हैं। अच्छा। लेकिन जब मेजर, जैसे आपने मेरे से आके पूछा कि पंडित जी मेरा अगला साल कैसा जाएगा, तो मैं आपके जन्म नाम को देखूंगा। अच्छा। लेकिन आपने बोला कि आई हैव टू ओपन अ शॉप, आई हैव टू डू दिस और आई हैव टू गेट अ कार, तो मैं बोलूँगा कोमल जी यू साइन विद द नेम ऑफ के, तो मैं आपकी जो के नाम से राशि है उसको देखेंगे। तो माइनर डिसीजन बोलते नाम से, मेजर डिसीजंस लाइक शादी, बिल्डिंग अ हाउस और डूइंग अ वेरी रिस्की वर्क, तो फिर मैं आपके जन्म नाम से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपने अमूल्य समय निकाला और हमारे पास आए, और अगर हम आपको अगर ज़रूरत लगती है तो फिर और डिस्टर्ब करेंगे। और आपके इंसाइट्स मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित हुए होंगे, और अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। वील ट्राई टू कवर दोज क्वेश्चंस। ऑफलाइन हम सर से बात करके उसके आंसर्स निकलवाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।